हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। मैं PSIR पढ़ाता हूँ ऑप्शनल में, और करेंट उसके साथ साथ GS और करंट अफेयर्स भी पढ़ाता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 9718412187 है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं आप लोगों से कह चुका हूँ कि किसी को अगर UPSC या स्टेट PCS में पूछे गए प्रश्नों या काल्पनिक प्रश्नों, आगामी काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर लिख करके दिखाने, चेक कराने हैं भाई कहीं गलती तो नहीं हो रही है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे व्हाट्सअप नंबर पर, इसी नंबर पर हम व्हाट्सअप पर भी हैं, भेज सकते हैं, जिसको जांचने के बाद हम उन्हें वापस कर देंगे कमेंट के साथ। ऐसा नहीं है कि हम उसके लिए कोई शुल्क लेंगे। बहरहाल आज की जो चर्चा है वो करंट अफेयर्स की तरफ झुकी हुई है, हालांकि इसका संबंध पॉलिटी से भी है, और वो है वक्फ बोर्ड अधिनियम में बदलाव। आपको हम बता दें, ये अधिनियम मुख्य रूप से 1995 से संबंधित है। हालांकि 2013 में इसमें जो बदलाव किया गया उसको भी इसमें लपेटा गया है। अभी आज मोदी सरकार के कैबिनेट में एक मंत्री हैं किरण रिजिजू साहब, उन्होंने इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया है, और वो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री भी अरुणाचल प्रदेश से आते हैं, तो उन्होंने इसे प्रस्तुत किया है। उसमें जो प्रावधान है, जो कंट्रोवर्सीज है, विरोधी दल जिसको लेकर के खड़ा कर रहे हैं, हालांकि अन्य चीज़ों, अन्य बातें वो क्या कर रहे हैं वो तो राजनीतिक स्टंट हो सकता है, हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। और वैसे वस्तुतः हम जो बिल पेश किया गया उसके कंटेंट से ही संबंधित अपने को रखेंगे, हम किसी पक्ष या विपक्ष में नहीं बोलेंगे। लेकिन जो मुख्य आपत्तियां विरोधी दलों ने उठाई हैं वो स्वायत्ता को लेकर के है, कि भाई ऐसा है, वक्फ बोर्ड की स्वायत्ता को ख़त्म किया जा रहा है। दूसरे शब्दों में, इस बिल के द्वारा वक्फ बोर्ड में ज़बरदस्ती कलेक्टर को घुसाया जा रहा है कि भाई कलेक्टर के ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। पहले वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल ही फैसला लेता था, अब ये है कलेक्टर को भी उसमें घुसा दिया गया है। अरे भाई, ज़िला कलेक्टर जो होता है वो राज्य सरकार का ज़िले में प्रतिनिधि होता है, और यह पद एक संवैधानिक पद माना जाता है, सिविल सेवा को ही माना जाता है। अनुच्छेद 309 और 310 के अंतर्गत इसे एक ये सिविल सेवा को इसे एक संवैधानिक सेवा माना जाता है, यानी सरकारी सेवा को संवैधानिक सेवा माना जाता है। इसी की तर्ज पर अन्य सभी सिविल सेवाओं को भी देखा जाता है, यानी पटवारी को भी इसी में रखा जाता है। तो ज़िला कलेक्टर ज़िले का बॉस होता है, और वो सिविल सेवक के रूप में एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त व्यक्ति है, इंसान है, तो उसको क्यों नहीं रखा जाएगा। दूसरे शब्दों में, उसकी निगरानी में सरकार ये कह रही है भाई उसकी निगरानी में ये सब कुछ होना चाहिए। ऐसा थोड़े है। अब एक्चुअली विवाद कहाँ हुआ, केरल में कुछ जगह जैसे तिरुचिरापल्ली का मंदिर 1500 साल पुराना है, अब उसको वक्फ बोर्ड कहता है कि हमारा। इसी प्रकार से बुरहानपुर में बीबी का मकबरा है, उसको वक्फ बोर्ड कहता है ये हमारा है। इसी प्रकार से नादिर शाह का मकबरा है, उसको भी वक्फ बोर्ड कहता हमारा है। इसी प्रकार से केरल में कुछ और जगहें हैं, वहाँ के मंदिर और ज़मीनों को वहाँ के वक्फ बोर्ड ये कहते हैं भाई ये हमारा है। और 2013 में जो सोनिया गांधी के नेतृत्व में UPA सरकार ने संशोधन किया था, उसमें यही था कि वक्फ बोर्ड जिस ज़मीन पर अपना क्लेम कर देगा वो ज़मीन उसकी हो जाएगी, वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी, और जो डिस्पजेस्ट यानी इससे वंचित व्यक्ति होगा उस पर अपना अधिकार सिद्ध करने के लिए की जिम्मेदारी उसकी होगी। दूसरे शब्दों में, वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं होगी, वक्फ बोर्ड केवल दावा करेगा और वो ज़मीन उसकी मान ली जाएगी। लेकिन जिससे वो ज़मीन छीनी है, जो उसका मालिक है, उसको ये सिद्ध करना होगा भाई पहले ये हमारे अधीन थी और ये अब वक्फ बोर्ड ने इस पर अपनी दावेदारी करके ले लिया है। दूसरे शब्दों में, जो बिल है उसमें जो मुख्य संशोधन है वो ये है कि भाई ऐसा है कि अब ये दावेदारी नहीं चलेगी, और पहले जो दावेदारी करके जो कुछ लोगों को वंचित किया गया है उसकी भी जांच की जाएगी। साथ ही जो 200 करोड़ रुपए के आसपास की जो अर्निंग होती है वक्फ बोर्ड की हर साल इन संपत्तियों से, 8 लाख एकड़ से अधिक भूमि, 8,72,000 एकड़ से अधिक भूमि इस समय वक्फ बोर्ड के पास है, जो कि 2009 में 4 लाख एकड़ के करीब था, यानी डबल से भी ज़्यादा हो गया। तो इस प्रकार से
अब उन संपत्तियों की जांच होगी जिसको वक्फ बोर्ड ने एक्वायर किया है। इसका अध्यक्ष 3 साल के लिए चुना जाता है। लेकिन कई जगहों पर जैसे महाराष्ट्र से ऐसे एग्जाम्पल आए हैं जहां अध्यक्ष ने कुछ ज़मीन को अपने नाम से करा लिया या दूसरे को दे दिया लीज या पट्टे पर, और मालिक को पता ही नहीं, वक्फ बोर्ड को भी पता नहीं, उसके अन्य मेम्बरान को भी पता नहीं कि भाई ये अध्यक्ष ने ये ज़मीन लीज पर किसी को बेच दिया है, दे दिया है 99 साल या 97 साल के लिए, और उससे पैसा ऐंठ लिया है। खैर, इन्हीं सब चीज़ों के मद्देनज़र ये तय किया है मोदी सरकार ने कि वक्फ बोर्ड को सरकार की निगरानी में लाया जाएगा। पहले क्या व्यवस्था थी, वक्फ बोर्ड के द्वारा किसी संपत्ति की दावेदारी कर देने के बाद ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो ही जाती थी। साथ ही वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल अगर कोई फैसला देता था तो उसके खिलाफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कहीं भी अपील नहीं की जा सकती थी। अब ये व्यवस्था की जा रही है कि हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। इसके साथ साथ वक्फ बोर्ड के जो मेंबरान होंगे उनमें गोरा समाज के लोग भी होंगे, उसमें अहमदिया समाज के लोग भी होंगे या समुदाय के लोग भी होंगे, उसमें जैन, बौद्ध और सिख जो इनको पहले हिंदू फोल्ड के अंतर्गत रखा जाता था उन्हें अब अलग कर दिया गया, अल्पसंख्यक मान लिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने टीएमए पाईवाद 2002 के बाद से जब से ये फैसला दिया है तब से इसमें और इजाफा हुआ है। दूसरे शब्दों में जैन, बौद्ध और सिख अब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की तरह से, जो कि अनुच्छेद 25 के अंतर्गत उनको हिंदू समाज के अंतर्गत माना जाता था, हिंदू फोल्ड के अंतर्गत ही रखा गया था, अब उन्हें अलग करके अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया गया है। यह भी विरोधी दलों की आपत्ति है, भाई इसमें गैर मुसलमानों को रखने की क्या ज़रूरत है। सरकार कह रही भाई ये तो सेक्युलर कैरेक्टर है, नहीं तो ये तो सांप्रदायिक हो जाएगा। दूसरे शब्दों में अगर जैन कहने लगे कि भाई हमको अलग एक इसी तरह के बोर्ड, जैन बोर्ड बनाने की इजाज़त दे दो, सिख कहने लगे भाई हमको एक अलग सिख बोर्ड बनाने की इजाज़त दे दो, इसी प्रकार से बौद्ध कहने लगे, इसी प्रकार से पारसी कहने लगे, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। तब तो पता चला कि सांप्रदायिक आधार पर हर समुदाय अपने अपने लिए बोर्ड ही बनाता रह जाएगा, और सभी बोर्ड ये कह दें भाई उनके ट्रिब्यूनल के द्वारा जो फैसला दिया जा रहा है उसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। तो ऐसी दशा में फिर उस जुडिशियल रिव्यू का क्या होगा। फिर न्यायपालिका द्वारा संविधान में, लिखित संविधान में सर्वोच्चता न्यायपालिका में ही निहित होती है, तो फिर उसका क्या होगा। इसको लेकर के मोदी सरकार आ रही है। फिर जेंडर पैरिटी की बात भी आ रही है, यानी दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 15(3) के हिसाब से सरकार ये काम कर रही है। आगे चल कर के सरकार ये कह रही है भाई जो बोर्ड बनेंगे वक्फ बोर्ड, अब जैसे आरोप ये है कि जो 30 से अधिक बोर्ड काम कर रहे हैं देश में अलग अलग राज्यों में, भाई राज्य ही लगभग 30 हैं, कुछ राज्य नए बने हैं। अब जैसे मान लीजिए वो उसमें भी एक ही है, आप कह सकते हैं, या तेलंगाना को आप जोड़ सकते हैं अधिक से अधिक, जो जून 2013 में बना था, तो तेलंगाना को कह सकते हैं। और एक लद्दाख को संघ राज्य बनाया गया था जम्मू कश्मीर से अलग करके 2019 में, उसको आप जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से, और दादर नागर हवेली के साथ दमन और दीव को मिला दिया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। यानी एक मर्जर हुआ, 2 क्रिएट हुए, तो मोटे तौर पर 30 जो बोर्ड काम कर रहे हैं उनमें किसी में भी गैर मुस्लिम समाज को नहीं रखा गया है। और मुस्लिम समाज के द्वारा जो दावेदारी की जाती है उसमें चाहे बुरहानपुर में स्थित बीबी का मकबरा हो, चाहे नादिर शाह का मकबरा हो, चाहे तिरुचिरापल्ली में 1500 साल पुराना मंदिर हो, इसी प्रकार से केरल में कुछ और भी जगह हैं, जैसे तिरुचेंथपल्ली नामक एक जगह है, वहाँ भी एक मंदिर है, उस पर भी दावेदारी कर रहा है वक्फ बोर्ड कि भाई ये ज़मीन हमारी थी, हमारी ही रहनी चाहिए। यही इसी तरह के दावेदारी अन्य जगहों पर भी की जा रही है, जो कि नहीं होना चाहिए। इसी के मद्देनज़र जो है सरकार ने इसे स्पष्ट करने का फैसला लिया है। और वक्फ बोर्ड एक्ट जो 1995 में 40 अनुच्छेद धारा 40 के तहत वक्फ बोर्ड को परिभाषित किया गया था, या वक्फ बोर्ड के अधिकार तय किए गए थे, उसी में मुख्य रूप से संशोधन किया जा रहा है। यानी धारा 19 और धारा 40 मुख्य रूप से संशोधन के लिए ये 2 ही धाराएं चुनी गई हैं, जिसमें 44 के करीब 40 से अधिक संशोधन प्रस्तावित है सरकार के द्वारा, जो विधेयक आज लोकसभा में रखा गया है। तो खैर, विरोधी दलों के अपने पक्ष हैं और सरकार के अपने पक्ष हैं।
सरकार के जो प्रमुख सहयोगी दल हैं तेलुगु देशम पार्टी और जेडीयू बिहार की, कहा जा रहा है उनका समर्थन सरकार को मिला है, क्योंकि सरकार संविधान के अनुसार चीज़ों को परिभाषित कर रही है। दूसरे शब्दों में संविधान के दायरे में ला रही है और संविधान के अनुसार परिभाषित कर रही है। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि भाई ऐसा है कि सरकार जो भी कर रही है उसे सहयोगी दलों का समर्थन मिला हुआ है। तो विरोधी दल के हल्ला करने का एक फ़ायदा ये हुआ कि सरकार ने लोकसभा में भी इसे पारित नहीं कराया और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी को सौंप दिया। दूसरे शब्दों में जनरली होता यह है कि एक सदन के द्वारा पारित करके जब दूसरे सदन में कोई साधारण विधेयक पहुंचता है तो उसके पास चार ऑप्शन होते हैं, या तो बिल को ज्यों का त्यों लौटा दे, या तो उसे सेलेक्ट कमेटी यानी प्रवर समिति के पास भेजे जिसमें एक सदन के ही सदस्य होते हैं, या तो उसे संयुक्त संसदीय समिति को भेज दे जिसमें दोनों सदन के सदस्य होते हैं, और या तो पायलट रिक्वेस्ट कर जो बिल पेश करता है पुरस्थापित करना बोलते हैं, इंट्रोड्यूस करना बोलते हैं, वही पायलट कहलाता है। वो सदन से निवेदन करे कि इसे पारित कर दिया जाए। दूसरे शब्दों में उस सदन से निवेदन कर सकता है पायलट कि भाई उसे पारित कर दिए। इस प्रकार से ये चार ऑप्शन होते हैं। लेकिन यहाँ लोकसभा के बाद ही, माने ये परंपरा है, ये कोई नियम नहीं है, ठीक है, ये जनरली ये परंपरा है। लेकिन यहाँ क्या है, लोकसभा में प्रस्तुत हुआ, उसमें पारित भी नहीं हुआ और उसे भेज दिया गया संयुक्त संसदीय समिति के पास, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास। भाई आप देखिए इसमें क्या दोष है, इसमें क्या कमी है और इसकी जांच करिए और फिर इसको बताइए। जाहिर है उसमें विरोधी दल के सदस्य भी होंगे, सरकारी सत्तारूढ़ दल के सदस्य भी होंगे। इस प्रकार से खैर जो भी है अब देखना होगा कि रिपोर्ट क्या आती है। लेकिन जो वर्तमान वक्फ बोर्ड अधिनियम है उसके अनुसार अल्पसंख्यकों को तो स्थान मिलेगा ही। अल्पसंख्यकों में माने केवल सुन्नी लोगों को ही नहीं, सुन्नी लोगों को पहले ही प्रमुखता मिली हुई थी। इसमें शिया भी होंगे, बोहरा समुदाय के लोग भी होंगे, इसमें हमदिया भी होंगे, इसमें सिख जैन बौद्ध को भी। यानी विरोधी दलों की आपत्ति दो प्रमुख है। एक तो इसकी स्वायत्ता ख़त्म की जा रही है। स्वायत्ता ख़त्म करने का मतलब ये है, वो कह रहे हैं भाई इसमें कलेक्टर को घुसाने की क्या ज़रूरत है कि कलेक्टर ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराना होगा और कलेक्टर अपनी निगरानी में ही इस वक्फ बोर्ड को ऑपरेट होने देगा। अरे भाई कलेक्टर एक संवैधानिक पद है, राज्य सरकार का ज़िले में वो प्रतिनिधि, भले ही वो ब्यूरोक्रेट है, राज्य सरकार का प्रतिनिधि माना जाता है और रेवेन्यू रिकॉर्ड तो उसी पास होते हैं। तो इस प्रकार से कलेक्ट सरकार का पक्ष ये है कि वो सर घुसा रही है कलेक्टर को, इसी वजह से भाई वो रेवेन्यू रिकॉर्ड को देखे और उसी हिसाब से फैसले ले। दूसरी तरफ ट्रिब्यूनल के फैसले यानी वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल के फैसले को 2013 में जो संशोधन सोनिया गांधी के निर्देश पर किया था यूपीए सरकार ने, उसमें यह था कि वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। और एक ये भी बात की गई थी कि जो वक्फ बोर्ड तय कर देगा उसे ही मानना होगा। दूसरे शब्दों में अगर उसने संपत्ति पर किसी वक्फ बोर्ड का अधिकार तय कर दिया, किसी राज्य वक्फ बोर्ड का, चाहे केंद्रीय वक्फ बोर्ड का, तो वो संपत्ति उसकी हो जाएगी। अब जिसकी संपत्ति गई है यानी जो उसका मालिक था, उसको ये सिद्ध करना होगा कि वो भी वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल के सामने कि वो संपत्ति वास्तव में उसकी थी और वक्फ बोर्ड ने ज़बरदस्ती इसको हथिया लिया। ये तो वैसे भी नेचुरल जस्टिस का जो है उल्लंघन है और जुडिशियल रिव्यू के सिद्धांत का उल्लंघन है। तो सरकार का दावा ये है कि इसे संविधान के दायरे में लाया जा रहा है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया जा रहा है। दूसरे शब्दों में ऐसा कौन सा वक्फ बोर्ड होगा या कोई बोर्ड होगा जिसके फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। यही नहीं, केवल हिंदू तिरुचिरापल्ली का या तिरुचेंतपल्ली का ही एग्जाम्पल नहीं है, इसमें कई और भी एग्जाम्पल हैं जो कि सरकार को मजबूर करते हैं भाई इसको परिभाषित किया जाए, वक्फ बोर्ड के अधिकार को परिभाषित किया जाए। जैसे बुरहानपुर में बीबी का मकबरा है, जैसे नादिर शाह का मकबरा है, इन सबों को भी वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति घोषित कर दिया है, जबकि ये पुरातत्व विभाग के अधीन आने वाली संपत्तियां हैं, पुरातत्व विभाग की निगरानी में चलने वाली संपत्तियां हैं। दूसरे शब्दों में विरोधी दलों का कहना ये है कि भाई ऐसा करके सरकार अपने दखल के दायरे को बढ़ाना चाहती है
लेकिन सरकार का भी अपना पक्ष कहना यह है कि भाई अगर केवल सुन्नियों के लिए अगर वक्फ बोर्ड होगा तो इसी प्रकार की दावेदारी सिख भी करेंगे, इसी प्रकार की दावेदारी जैन और बौद्ध भी करेंगे। सबके लिए अलग अलग हम वक्फ बोर्ड बनाएं और सबके ट्रिब्यूनल बनाएं और सबके ट्रिब्यूनल को इसी प्रकार से हम स्वीपिंग पावर देते रहें कि भाई उसके फैसले के खिलाफ आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। फिर संविधान का क्या होगा? संविधान में तो कुछ रह ही नहीं जाएगा और सांप्रदायिकता, घोर सांप्रदायिकता का जन्म होगा। चूँकि हर समुदाय को उसकी रजामंदी के अनुसार एक बोर्ड बनाने का अधिकार दे दिया जाएगा जिसमें उसी समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व होगा। तो इस प्रकार से वक्फ बोर्ड में अन्य यानी गैर मुस्लिम समुदायों का भी प्रतिनिधित्व होगा। यही नहीं, दो महिला उसी समुदाय से, मुस्लिम समुदाय से ही 2 महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व इसमें अनिवार्य किया गया है। अब ये जेंडर जस्टिस की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। अनुच्छेद 15(3) में इसका जिक्र है और भी नीति निर्देशक तत्वों में भी इसका जिक्र है। तो महिलाओं को बोर्ड में शामिल करने से इसकी व्यापकता और बढ़ेगी और ये जेंडर जस्टिस की, अभी तक पुरुषों का ही वर्चस्व था इसमें, लेकिन अब महिलाओं को शामिल करने से ये लैंगिक न्याय की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। खैर जो भी मामला हो, लेकिन कुल मिला कर कहने का मतलब यह है कि इस पर कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है और अब देखना ये होगा कि भविष्य में यह अधिनियम कौन सा रूप लेता है। दूसरे शब्दों में फाइनली जाकर के वक्फ बोर्ड में कितने सदस्य, इसलिए सदस्यों की संख्या हमने नहीं बताया, वक्फ बोर्ड में कितने सदस्य निर्धारित होते हैं, वक्फ बोर्ड के अधिकार क्या होते हैं और वक्फ बोर्ड में सरकार कहाँ तक दखल देती है, ये सब मामले जो हैं जेपीसी के क्लियरेंस के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगी। इसीलिए हमने इस पर चर्चा नहीं की, यानी जब ये दोनों सदन से पारित होकर राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद एक्ट बन जाएगा तब हम इस पर चर्चा करेंगे। तब ज़्यादा मज़ा आएगा कि भाई इसमें स्पेसिफिक प्रावधान क्या हैं। अभी तो हमने इन जनरल चीज़ों को बताया, जनरल तरीके से चीज़ों को डिस्कस किया। खैर ये वीडियो देखते रहिए, धन्यवाद।